नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस फॉर टेट में। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सभी टीचिंग एग्जाम्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था DSSB का पीआरटी पोर्शन हम कवर कर चुके हैं कि DSSB का पीआरटी एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, क्या सिलेबस आता है, कौन सी बुक्स ले, कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रेटेजीज अपनाएं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, फीस कितनी है, ऑल ओवर A to Z सारे डाउट्स आपके क्लियर किए गए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB का ही TGT लेवल, यानी कि आपका जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो होते हैं, या हम इसको कहें कि अगर आप 10th क्लास तक पढ़ाना चाहते हैं तो TGT का आपको एग्जाम फिल करना होगा। अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन सी बुक ले, कैसे प्रिपेयर करें, ये सारी बात आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बात और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो और आप अपने एग्जाम की तैयारी बेस्ट वे में कर सकें। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों हमने पीआरटी का हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अगर आपने पीआरटी का नहीं देखा है तो वो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज बात करेंगे TGT DSSB की। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, एक सेकंड रुकिएगा, पेन जो है ले लेते हैं हमारे तरफ। TGT DSSB 2020 अगर इसका पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो ये रहा आपके सामने। जैसे पीआरटी में तो था सेम यहाँ पर भी है, दो पेपर आपके होंगे, अभी एक साथ होते हैं, इनमें बीच में कोई गैप वगैरह नहीं मिलता, एक दिन और एक ही टाइमिंग में हो जाते हैं। ठीक है, टोटल 2 पेपर आपके होंगे। पेपर 1 में आपका आता है कॉमन पेपर, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके हो गया। ठीक है, अब ये इनमें टॉपिक्स तो सारे वही रहेंगे जो कि पीआरटी के लिए मैंने बताए गए थे, लेकिन बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, बाकी टॉपिक जो होते हैं वो सही वही सेम रहते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 होता है जिसमें कि जनरल 5 ये टॉपिक्स सब्जेक्ट्स आते हैं, जो कि सभी के 20-20 नंबर के 20-20 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर 1 यानी कि कॉमन पेपर से। इसी के साथ साथ बी पार्ट होता है जिसमें कि पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीआरटी के अंदर आपका साइकोलॉजी पूछा जाता है और टीजीटी के अंदर आपका सब्जेक्ट जो भी होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। 200 आपका टोटल पेपर हो गया, 200 मार्क्स के 200 का ही आपके क्वेश्चंस होंगे। टोटल टाइमिंग जो होती है वो 2 आवर्स होते हैं, यानी कि 120 मिनट आपको मिलती है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी पूरी नहीं मिली। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उससे लगभग 80-90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 to 20 क्वेश्चन आपके उसी सब्जेक्ट के पेडागोजी से रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी के अंदर 80 के आसपास क्वेश्चन जो है वो हिंदी कंटेंट से आएंगे और 10 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी हिंदी पेडागोजी से पूछे जाएंगे। सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हो जाता है। तो ये तो रहेगा एग्जाम पैटर्न। आगे अगर हम चलें तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये अभी मैंने कवर कर चुके हैं। 2000 आपके टोटल एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें कि आपका एक एक नंबर के सारे क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मार्क हो गए 200 नंबर और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है वही सेम 0.25 की। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तब जाकर आपका 1 मार्क जो है वो कट जाएगा। एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट्स है, यानी कि 2 आवर्स। दोस्तों अब अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन मेंबर है, कौन कौन स्टूडेंट है जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो टीजीटी को फिल कर सकते हैं, DSSB की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसमें एक तो आपको बीएड डिग्री आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास बीटीसी है, डीएलएड है, तो कोई भी डिप्लोमा अगर है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, टीजीटी के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा काम नहीं करेगा। इसके अलावा जिनके पास बीएलएड है, ठीक है, जो बीएलएड वाले स्टूडेंट है वो भी फिल नहीं कर सकते, क्योंकि बीएलएड जो है इसमें आपका ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा काउंट किया जाता है। बीएलएड का मतलब होता है कि आपकी ग्रेजुएशन हो गई और उसके साथ आपका 1 साल का डिप्लोमा हो गया कोई भी, तो बीएलएड वाले भी टीजीटी का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, अगर आपके पास बीएड डिग्री है तो ही आप टीजीटी की ओर जा सकते हैं। साथ ही साथ सीटेट का पेपर 2, जो सीटेट में पेपर 1 पेपर 2 आता है, पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। पेपर 1 क्लियर है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीजीटी के लिए आपका सीटेट का पेपर 2 जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मेन बात जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किस सब्जेक्ट में। जो भी सब्जेक्ट आप टीजीटी के अंदर फिल करेंगे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं टीजीटी में, वो सब्जेक्ट जो है आपका बैचलर्स डिग्री में होना चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने बैचलर डिग्री की हुई है, उस डिग्री के अंदर आपने कम से कम
2 साल वो सब्जेक्ट पढ़ाया हो जिस सब्जेक्ट को आप टीच करना चाह रहे हैं। अगर आप मैथ्स से फिल कर रहे हैं, मैथ्स टीजीटी दे रहे हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में 2 साल कम से कम आपने मैथ्स पढ़ा हो, ठीक है। अगर आप हिंदी टीजीटी दे रहे हैं तो बैचलर डिग्री के 2 साल आपने हिंदी पढ़ा हो, तो ये आपका कंपलसरी है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके 45% जो है मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अब ये 45% का मतलब ये नहीं है कि पूरी ओवरऑल बीएससी के अंदर होनी चाहिए, जी नहीं। बीएससी में या बीए या बी को पूरी ग्रेजुएशन के 45% काउंट नहीं किए जाते, बल्कि जो सब्जेक्ट आप दे रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर 45% होने चाहिए। अगर आपने बीएससी की हुई है और आपका बीएससी में मैथ्स के लिए टीजीटी का आप फॉर्म दे रहे हैं, तो मैथ्स सब्जेक्ट में आपके 45% से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की हुई है तो हिंदी के अंदर आपके 45% से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये बात आपको जो है बहुत अच्छे से समझनी है। पूरी ऑल ओवर डिग्री का नहीं देखा जाता, जो सब्जेक्ट आप दे रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपके 45% से ज़्यादा होने चाहिए, और वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन के अंदर कम से कम 2 साल तक ज़रूर पढ़ा हो अच्छे से, ठीक है। तो ये एक बात क्लियर हो गई होगी। आप अपने मार्क्स परसेंटेज काउंट कर लीजिएगा तभी, क्योंकि आप मेहनत करें और जो है लास्ट तक पहुंचे। आप मेहनत करें, बहुत ज़्यादा एग्जाम दे, और लास्ट में जब बात आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो वहाँ पर जो है आप कैंसिल हो जाता है, आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। तो ये ध्यान रखिएगा। 2 ही चीज़ चाहिए, 3 चीज़ चाहिए एक्चुअली में। एक तो बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपने बैचलर डिग्री की हुई है उसमें आपने 2 साल तक वो सब्जेक्ट पढ़ा हो जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं, और उसमें मिनिमम 45% होने चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, बीएलएड डीएलएड बीटीसी वाले जो स्टूडेंट है वो टीजीटी फिल नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ पीआरटी फिल कर सकते हैं। अगर आपने जैसे कि बीएससी की हुई है, बीएससी में आपके पास पीसीएम हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या पीएसएम हो सकता है, फिजिक्स स्टैट्स मैथ। तो यहाँ पर आप टीजीटी मैथ्स और टीजीटी साइंस दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर अलग अलग दिन होता है, तो दोनों पेपर के लिए आप एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप टीजीटी मैथ्स कर रहे हैं तो साइंस नहीं कर सकते, नहीं, टीजीटी मैथ्स और टीजीटी साइंस दोनों को आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों इसलिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपने मैथ्स भी दोनों सालों में जो है पूरे 3 साल ही पढ़ते हैं आप, और आपका जो साइंस है उसके अंदर फिजिक्स आप जो है तीनों सालों में पढ़ते हैं, तो इसीलिए आप फिजिक्स और मैथ्स दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साइंस के अंदर आप फिजिक्स के लिए फिल करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपके पास बीएससी में पीसीबी है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप उसके बाद भी जो है साइंस टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि आपने बीएससी की हुई है, लेकिन क्योंकि मैथ्स सब्जेक्ट आपने उसमें नहीं पढ़ा है, पीसीबी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप साइंस का जो है टीजीटी साइंस फिल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को इंक्लूड कर सकते हैं। पेपर आपका एक ही होगा, टीजीटी साइंस। अगर आपने बीकॉम की हुई है तो वो एसएसटी फिल कर सकते हैं, सोशल साइंस फिल कर सकते हैं। कैसे फिल कर सकते हैं वो अभी बताया जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल पक्का कंफर्म नहीं है। ये तो जब आपका कोई भी वैकेंसी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि जो है आप एसएसटी में कर सकते हैं, फिल नहीं कर सकते। क्यों कर सकते हैं? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं आप। हिंदी, आप अगर हिंदी टीजीटी दे रहे हैं तो हिंदी आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। इंग्लिश आप कर रहे हैं तो इंग्लिश होना चाहिए, मैथ्स दे रहे हैं तो मैथ्स होना चाहिए। सोशल साइंस आप तब फिल कर सकते हैं अगर आपके पास ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है। अगर आपने बीए वगैरह की हुई है और इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी, तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपके पास ग्रेजुएशन में है 2 साल से ज़्यादा, तो आप सोशल साइंस का फिल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस स्टडीज आ गया, जो कि बीकॉम स्टूडेंट जो है वो फिल कर पाते हैं। तो इसीलिए बीकॉम स्टूडेंट जो है एसएसटी को फिल कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज के लिए। साइंस में अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में है तो आप साइंस फिल कर सकते हैं। तो ये था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इसके अलावा जो मैंने बात आपको कही है उसका ये प्रूफ है, ये आपका DSSB का ही DSSB का ही नोटिफिकेशन है ऑफिशियल। लास्ट जो आपकी वैकेंसी आई थी उसका ये नोटिफिकेशन है, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। आप प्राइवेट हो रेगुलर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड हो, मान्यता प्राप्त हो। 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट।
यानी कि आपके किन्हीं भी 2 स्कूल सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो आपके स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। अगर आप ये बात माने कि बीकॉम में आपके पास अकाउंट्स है, तो नहीं, अकाउंट्स स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, वो तो आपका आगे चलकर ग्रेजुएशन वगैरह में काम आता है या 12th वगैरह में काम आता है, टीजीटी तक काम नहीं आता। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, तो इस टाइप से सब्जेक्ट होने चाहिए, कोई भी 2 स्कूल सब्जेक्ट, जिनमें कि एग्रीगेट करके यानी कि एक साथ जोड़कर 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, सोशल साइंस हो सकता है। जो टीजीटी साइंस वाले बच्चे जो है फिजिकल साइंस, उनके पास इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी या जूलॉजी। सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स के पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी। ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ भी है कि मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट जोड़कर सारे टोटल। लेकिन ऑल ओवर ग्रेजुएशन में सारे सब्जेक्ट नहीं जोड़ने हैं, सिर्फ उस सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ने हैं जो सब्जेक्ट आप दे रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दें। तो देखिए लास्ट में आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो कैंडिडेट है उन्होंने कम से कम अपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की हुई हो, कम से कम 2 साल तक पढ़ा हुआ हो, साथ साथ ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। इलेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब ये है कि मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट आपका ये होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी आई होप आपके क्लियर हो गई होगी। इसके बाद कोई भी डाउट अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बस ये आप डाउट पूछने से पहले खुद ये वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ऐसी कोई बात जो उसमें बताने से छूट गई है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की आपके 100 रुपीज है। बाकी कोई भी अगर अदर मेंबर कैंडिडेट है, चाहे वो वुमेन्स हो, SC ST वगैरह, सब आपका नील है, यानी कि 0 रुपए, कोई आपका पैसा इसमें नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो 32 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम, कम से कम आपकी, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 32 प्लस आपका नहीं होना चाहिए, 32 से कम कम आपकी एज जो है वो होनी चाहिए। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, जैसे कि SC ST से हैं, तो 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और बाकी इन सभी के लिए फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह हो गए, तो इन सब के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर सामने मेंशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, सैलरी की बात करें तो 40 से 50,000 की लगभग आपकी सैलरी होती है। इसके अलावा आपको बाकी फैसिलिटीज मिल जाती है, जैसे कि आपको रहने का घर मिल जाता है, इसके अलावा मैटरनिटी लीव वगैरह इस तरह की फैसिलिटीज जो है आपको अवेलेबल हो जाती है। इसके बाद अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें कि 2022 में कट ऑफ क्या रहेगी आपकी, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। एक बात और, ये कट ऑफ जो है आपकी एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है, जो अभी तक प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि ये रहेगी लगभग। एग्जैक्ट कट ऑफ ये नहीं है, एग्जैक्ट तो डिपेंड करता है कि आपका आने वाले टाइम में क्या कंपटीशन रहता है, कितने कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो लगभग लगभग इतने तक कट ऑफ आपकी रहेगी, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका जो भी सब्जेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 के लिए सिलेबस वही सेम रहेगा जो कि आपका PRT के अंदर था। मैं यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि आपका रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर ये सभी टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपके बाकी के 3 टॉपिक्स। इसके बाद जो मैथमेटिक्स होता है उसमें आपके ये टॉपिक्स आ जाते हैं। हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आपके ये टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये तो वो कॉमन पेपर, इसके अलावा एक आता है आपका सब्जेक्ट, जो भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस जो है डिटेल में आपको वीडियो के लास्ट में इसमें स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, वहां से जाकर आप स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर सकते हैं। और ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल स्पर्श क्लासेस पर भी अपलोड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स सारी मिलती रहेंगी, और जो सिलेबस वगैरह का आपका PDF है वो भी वहां पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो चैनल को ज्वाइन आप जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगर बात करें बुक्स की, या साथ साथ हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कि आपका तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का। आपका अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं इसको और कंपटीशन को क्रैक करना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम में, तो आपका क्या क्या तरीके होने चाहिए, जिससे कि आप ज्यादा इधर उधर की बातों में ना उलझकर सीधे पॉइंट में आप एग्जाम क्लियर कर सके। आपको बुक समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स है जो जानने जरूरी है, ताकि आप एक बेस्ट बुक ले सकें। आपको तरीका बता दूंगी जिससे आपको खुद पता चल जाए कि आपकी नीड क्या है, और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बुक्स ले सके। तो देखिए, जब भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, लास्ट वीडियो में भी मैंने सेम बात बताई थी और इसमें भी रिपीट कर रही हूँ,
कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, उसका डिटेल्ड कंप्लीट सिलेबस आपके पास हाथों में, मतलब उसकी प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिए सिलेबस का, तो आपके पास हार्ड कॉपी सिलेबस की जरूर होनी चाहिए, ताकि आपके आंखों के सामने हमेशा सिलेबस रहेगी, आपको ये काम करना है, कंप्लीट करना है। इसके बाद आप उस एग्जाम का, जैसे कि यहाँ पर आप टीजीटी की बात करें, तो उसके जितने भी प्रीवियस ईयर आपको मिल सके, अगर आपको कहीं कोई प्रीवियस ईयर की बुक मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट रहेगी कि आप एक ऐसी बुक ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर सारे के सारे अवेलेबल है, एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन का आंसर तो होगा ही होगा, साथ में एक्सप्लेनेशन भी हो, तो वो बुक आप ले सकते हैं, ताकि आपका प्रीवियस ईयर आप कंटिन्यू लगाते रहें और आप खुद का असेसमेंट करते रहें। इसके अलावा जब आपको पता है कि भाई हमारे टॉपिक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा, ठीक है, एक एग्जांपल ले रही हूं मैं कि ग्रोथ का टॉपिक आएगा, ये आपको पता है कि मैथ्स के अंदर आपका एक टॉपिक आएगा एलसीएम एचसीएफ। अब क्या आपको जरूरत है क्या इसकी बुक लेने के अलग के लिए? नहीं जरूरत है ना। अगर आप कोई बुक लेंगे भी तो उसमें आपको एलसीएम एचसीएफ मिल जाएगा, बेसिक चीजें, उसमें भी सारे फॉर्मूले आपको बताई नहीं जाएंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ले लीजिए, बहुत कम आपको रेयर कंटेंट मिलता है, क्वेश्चन में 20-30 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पर आपकी नीड है बहुत ज्यादा, तो बुक्स वगैरह का इतना खास कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको टॉपिक पता है कि आपका टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, तो नेट पर आप ढूंढिए एलसीएम एचसीएफ, दुनिया भर के आपको जो अनगिनत वीडियोस मिल जाएंगे। उनमें से जो आप पहले से चैनल को, अगर किसी चैनल को फॉलो करते हैं, आपको पता है कि भाई इन चैनल पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, आप उन्हीं चैनल से उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद अपना जो भी एग्जाम है, चाहे वो टीजीटी है, पीआरटी है, पीजीटी है या कोई अदर एग्जाम है, तो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर लगाना शुरू करिए, उस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट्स लगाना शुरू करिए, ताकि आपको खुद को पता चलता रहेगा कि आपका टॉपिक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आप जहां से पढ़ रहे हैं, जो सोर्स आपका है वो वैलिड है कि नहीं, वो सोर्स रिलायबल है कि नहीं। तो आपका सोर्स खुद का असेसमेंट करते जाएंगे। आपने एक टॉपिक पढ़ा एलसीएम एचसीएफ, अब एलसीएम एचसीएफ से रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनको देखिए, या जितने प्रैक्टिस सेट्स आपको मिले वो देखिए, ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे कि एलसीएम एचसीएफ का बेसिक कंटेंट पढ़ने के बाद कि आप उसका क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो मतलब आपने कंटेंट गलत जगह से पढ़ा है, गलत सोर्स से लिया, तो आप दूसरे सोर्स से जा सकते हैं। अगर आप कोई मैथ्स की बुक ले लेते हैं बाई चांस, तो उस बुक्स में बहुत लिमिटेड कंटेंट मिलेगा बेसिक। अगर इसके बाद एक बात और है कि कंटेंट के लिए आप वीडियोस नेट तो सर्च कर ही सकते हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपकी एनसीईआरटी की बुक्स, और कुछ नहीं, आप एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए, वहां से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। कंसेप्ट क्लियर, उसके बाद आपको जो जो एग्जाम में हो उसके तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए। अब प्रैक्टिस के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने क्वेश्चन कीजिए, आप 10 क्वेश्चन कीजिए, 1000 क्वेश्चन कीजिए, 500 क्वेश्चन कीजिए, कोई लिमिटेशन नहीं। जहां जो क्वेश्चन आपको मिल जाए, किसी बुक के थ्रू मिल जाए तो, नेट पे मिल जाए तो, यूट्यूब पे किसी का चैनल मिल जाए तो, किसी का भी ऑल हो, आपको कहीं से क्वेश्चन चाहिए बेसिक प्रैक्टिस के लिए, तो जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिले उनकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका अपने आप ही वो कंटेंट क्लियर हो जाएगा। टॉपिक मजबूत हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट्स में आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी, आपको जो प्रीवियस ईयर आप लगा रहे हैं उनमें इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी, तो अपने आप पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी जो है लाइन पे, ट्रैक पर चल रही है। तो आपको किसी बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बहुत सारी बुक्स ले आइए, अलग अलग सब्जेक्ट की बुक ले आइए, और उनमें से आप पढ़ेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए आपने 5 बुक ले आए अलग अलग सब्जेक्ट की, अब उनमें देख के ही आपको लगेगा कि कितना सारा कंटेंट, आप समझ नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, और बहुत लिमिटेड कंटेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इससे ज्यादा बेटर बुक्स अगर आप लेना चाहते हो तो एनसीईआरटी की लीजिए, चाहे वो आप हिंदी के लिए ले रहे हैं, इंग्लिश के लिए ले रहे हैं, मैथ के लिए ले रहे हैं, आप इन सभी के लिए जो बेस्ट बुक होती है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर, बस ये 3 काम आपको करने हैं। इसके अलावा कोई चौथा काम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ट्रैक पर आपको परफेक्टली जाती रहेगी, ठीक है। अब एनसीईआरटी के लिए भी जरूरी नहीं कि आप हाथों में बुक लें, आप मतलब मार्केट से बुक लेकर आए, आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, बहुत सारी एनसीईआरटी की ऑफिशियल बुक्स वगैरह मिल जाएंगी आपको, जहां पर पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा इजीली, टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो उसका लिंक भी मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ से 3 बातें सिर्फ आपको निकल कर आती है कि बुक्स अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो माइंड में प्रेशर बढ़ाती है और कुछ नहीं। आपको टॉपिक पता है कि भाई हाँ हमारे ये टॉपिक है, उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप एनसीईआरटी जा सकते हैं, और एनसीईआरटी में अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आप भूल गए हैं, तो उस टॉपिक को आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब वहां पर टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद आप जितने क्वेश्चन जहां से मिले, जितने क्वेश्चन आपको जहां से मिले, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जहां से जो कोई क्वेश्चन मिले वहां से उस क्वेश्चन को जरूर करिए।
कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि आप अगर एक चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ उसी चैनल के क्वेश्चन देखेंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कोई भी चैनल कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, डेली अगर 30-30 क्वेश्चन भी लेकर आएंगे तो भी 3-4 महीने कितने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करवा पाएंगे, और हर एक सब्जेक्ट का उनको कराने होते हैं। तो जितने जहां से जो क्वेश्चन मिले उनको आप करते रहिए, कोई लिमिटेशन नहीं है, ताकि आपकी प्रैक्टिस मजबूत होती जाए, कंटेंट क्लियर होता जाए। बस यही काम आपको करना है, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। इसी से आपका कोई भी एग्जाम हो वहां पर ये सेम स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जा रही है, तो इस मेहनत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो ये है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, सीरीज को कंटिन्यू रखना है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ में ये भी कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट आपको किस एग्जाम के ऊपर वीडियो चाहिए, उस एग्जाम के ऊपर वीडियो भी लेकर आई जाएगी। जल्दी एजुकेशनल साइकोलॉजी और मैथ्स की सीरीज जो है उसको भी स्टार्ट किया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।